लेके हम जाते हैं, अंधेरा बंद कमरा, और सामने एक पर्दा होता है, और उस पर्दे को हम ऐसे देखते हैं क्योंकि लार्जर देन लाइफ की इमेज आती है। टेलीविजन को हम ऐसे देखते हैं क्योंकि वो हमारा एक होम मीडिया है, लेकिन हम जब सिनेमा देखते हैं तो हम ऐसे होके देखते हैं क्योंकि उसमें दिखाई गई जो छवियां होती हैं वो लार्जर देन लाइफ की इमेजेस होती हैं, और लार्जर देन लाइफ की इमेजेस दिखाने के कारण वो जो पर्दे पर पात्र हमें दिखते हैं उनके दुख में हम दुखी होते हैं, उनके खुशी में हम खुश होते हैं, उनके साथ रोते हैं, हम उनके साथ गाते हैं, और डायरेक्टर हमें जिस पात्र के साथ होने के लिए कहता है हम उसके साथ हो जाते हैं, जिससे नफरत करने के लिए कहता है हम उससे नफरत करते हैं। ये ताकत है सिनेमा। अभी पिछले सत्र में हमने कविता की बात की, कहानी की बात की, उपन्यास की बात की। तो ऐसा कौन सा काम है जो यह माध्यम कुछ अलग कर रहा था? 1896 में भारत में सिनेमा आता है। लूमियर ब्रदर्स, जिन्होंने 1895 में जिनको श्रेय जाता है सिनेमा के शुरुआत करने का, वो घूमते घामते, क्योंकि व्यापारिक नजर थी तो पूरे सब कॉलोनियों में सब में घूम रहे थे, क्योंकि वो नहीं घूमते तो दूसरे लोग तैयार थे अपने अपने पेटेंट लेकर के वो आ जाते। तो सबसे पहले पहुंचने के लिए तो भारत में 6 महीने के बाद वो भारत में भी आ जाते हैं 1896 में, और शायद मुंबई का ही वाटसन होटल था जहां पर ये प्रदर्शन दिखाया गया। ये कहीं ना कहीं वह बीज थे जो वो यहाँ छोड़ गए। एक ऐसा माध्यम कि जब वो शुरुआत में पेरिस में दिखाया गया तो लोग जो बैठे थे वो भागने लगे, तितर बितर हो गए, क्योंकि शुरुआती जो फ्लिकर थी कि वो एक प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आ रही है तो उन्हें लगा कि हम भी पर आ रही है, तो अपनी जैसी एक समानांतर दुनिया को देखना और उसका प्रभाव पाना, यह चमत्कार से कम नहीं था। अ ट्रिप टू द मून, चंद्रलोक की यात्रा में 1911 के आसपास शायद बनी थी। मैंने इसका हिंदी अनुवाद चंद्रलोक की यात्रा कर दिया। ठीक है। अब नील आर्मस्ट्रांग पहुंच रहे हैं 1969 में, 68 या 69 में पहुंच रहे हैं, और दिन वही था जो मेरा दिन है, 21 जुलाई पैदा होने का। मैं यहाँ आई, वो वहाँ गए। यही हम चांद पे तो बाद में गए। तो सिनेमा पहले यथास्थिति का चित्रण था कि स्टेशन पर ट्रेन आ रही है, उसका चित्रण, स्प्रिंकलर में से पानी निकल रहा है, माली का वो चित्रण। लेकिन धीरे धीरे समझ में आया यह माध्यम ऐसा है जिसमें कल्पना की अकूत संभावनाएं हैं, और इन अकूत संभावनाएं लेकर के आता है ट्रिप टू द मून, कि हम एक्चुअल में तो चांद में बहुत बाद में पहुंचे, लेकिन इस फिल्म से हमें पहले बता दिया चांद की यात्रा का। कॉमिक हो सकता है कि तोप में एस्ट्रोनॉट को डालकर फेंका जा रहा है, कभी ऐसे जा रहा है, लेकिन ये सारी बात केवल इस माध्यम की ताकत बताने के लिए कह रही हूँ। और यह इस ताकत को पहचानता है वो व्यक्ति जिसके नाम पर आज भारत में फिल्म का सबसे बड़ा पुरस्कार है, दाता साहब पुरस्कार। 1913 में हम मानते हैं राजा हरिश्चंद्र, जिसके पहले कुंडली आ चुकी थी, डॉक्यूमेंट्री थी, लेकिन ये फीचर फिल्म के तौर पर यह फिल्म आती है। फिर अहिल्या उद्धार आती है 1915 में। तो जिस त्रिविमर्श की बात विभावरी कर रही हैं,
वह अहिल्या उद्धार से हमारे सिनेमा में आना शुरू हो जाता है कि स्त्री के उस पतित रूप को दूर करने में एक पुरुष का अंगूठा भर, पैर का अंगूठा भर काफी है। यहाँ से बात शुरू होती है। शुरू का जो दशक है वो माइथोलॉजिकल सिनेमा का है, क्योंकि मिथक ही एक ऐसे ज्ञात स्टोरीज होती हैं, क्योंकि आवाज तो थी नहीं जो समझ में आ जाए। फिर हिस्टोरिकल सिनेमा का दौर चलता है, लेकिन उसके बाद जो सिनेमा आता है वह सिनेमा वह आता है जो हमारे समय की हलचलों को रिफ्लेक्ट करने लगता है, प्रतिबिंबित करने लगता है, सामाजिक और राजनीतिक संकेतों के जरिए, प्रतीकों के जरिए, सीधे नहीं, जैसे आपने विदुर फिल्म का देखा। तो जो विदुर सिनेमा को प्रतिबंधित कर दिया गया था, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया कि क्या मसला क्या है, तो ये उसको प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो सुनीता कुमारी, मैं साथ साथ में लेती भी चल रही हूँ बातों को, तो सुनीता कुमारी जी ने साहित्य और सिनेमा पे बात की। बहुत मौजू बड़ा एक इंटरेस्टिंग विषय है, लेकिन मेरी इसमें इच्छा और ये होती कि दो अलग विधाएं हैं। बहुत जरूरी बात है कि क्यों हमारे साहित्यकारों का मोह भंग होता गया प्रारंभिक सिनेमा से। प्रेमचंद भी जाते हैं, वो भी लौटी आते हैं। शैलेंद्र जी के तो तीसरी कसम को लेकर के जान ही चली गई। भवानी भाई तो भवानी प्रसाद मिश्र को गीत खरोश लिखना पड़ता है अपनी जवाबदेही के लिए, जी हाँ वस्तु में गीत पेशता हूँ। तो वो साहित्य या उसने कहा था जिसे हम अमर कहानी मानते हैं, जब वो सुनील दत्त और साधना के रूप में फिल्म आती है, फिल्म वाकई ऐसी की तैसी करती है उस अमर कहानी के। फिल्म में जो 25 कहानी में जो 25 साल का जो गैप है, वह गैप ही उस प्रेम की अमरता का एक आधार बनता है। लेकिन सिनेमा में उस गैप को भर दिया गया है विभिन्न मुलाकातों से, तो जिससे उसका चमत्कार समाप्त हो जाता है। तो मेरा ये कहना है कि इस प्रपत्र को थोड़ा सा और साहित्य और सिनेमा के जो विधायी जो अंतर संबंध है उस पर भी थोड़ा सा इस पर, क्योंकि सिनेमा ने बता दिया कि खूबसूरती का अर्थ यह चेहरा है, लेकिन साहित्य ने आपकी अपरिमित कल्पनाओं के लिए जगह छोड़ दी है कि आप कल्पना कीजिए आपका सौंदर्य का क्या स्तर है। लेकिन जो दृश्य सिनेमा उसने बता दिया कि सुंदरता का मतलब जीना तमान है, हेमा मालिनी है, ठीक है। तो मुझे लगता है इस पर थोड़ा सा देखना है। विभाजन और स्त्री अस्मिता की पहचान और हिंदी सिनेमा, इस पर लेकर आपकी विशेषज्ञता भी है, आपका भी काम है। मैं जब FTII में पढ़ाई कर रही थी मैं, तो एक कुछ बातों को लेकर मेरा विरोध वहां पर रहा है। विरोध ये रहा कि हम अपने साहित्य, अपने जीवन, अपनी जमीन के पहचान के पैमाने हम बाहर से क्यों लाते हैं। मदर इंडिया 1957 में फिल्म आती है जो ऑस्कर के लिए पहले नॉमिनी था। ऑस्कर मिलते मिलते उसको रह जाता है। क्यों? क्योंकि उस एक सीन के कारण, जिस एक सीन में वो लाला उसको जो प्रलोभन देता है राधा को यानी नरगिस को कि तुम हमारी हो जाओ, तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ के तुम हमारी हो जाओ, और वह उस जब बच्चे उसके भूखे हैं वो सरेंडर करने जाती है, अपना मंगलसूत्र उतार करके फेंक देती है। लेकिन फिर जो उसके संस्कार परंपरा से जो उसको मिले हुए हैं वह शायद वहां पर उससे नहीं लड़ पाती, या वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि वह जाती है, वापस वो मंगलसूत्र पहनती है और लाला को धक्के मार करके वो वापस आती है। ये वो दृश्य था जिसके कारण कहा गया कि ऑस्कर मिलने से वह डर गया। तो जो
हमारी परंपरा में से ही निकलने चाहिए। परंपरा में से ही निकलते हैं, मेरी जमीन से ही मेरी आधुनिकता निकलेगी, मेरे क्रमागत विचार जो मेरी जमीन से निकले हैं वहीं से वो नए जो स्थितियां हैं, परिदृश्य वहीं से निकलेगी, ना कि किसी आयातित चश्मे से वो स्थितियां बदलेगी। तो मैं हमेशा इस बात पे मेरा एक अलग स्टैंड होता है, बहुत जगह खारिज कर दिया जाता है, लेकिन मैं अपनी बात कह रही हूँ। महबूब खान साहब ने 1940 में ही औरत पे बनाते हैं, सेम प्लॉट है, नाम भी सेम है, और फिर उसी को लेकर के वही कथा लेकर के 1957 में मदर इंडिया बनती है। ये सारी चीजें मैं बता रही हूँ कि जो सिनेमा है ये ऐसा क्या है, इसने ऐसा क्या किया कि आज हमसे खास अध्ययन के तौर पर यहाँ पे भी डिस्कस कर रहे हैं, इसकी विशेष पढ़ाई भी होती है, आप सब लोग विशेष काम भी कर रहे हैं उसमें। ये जो भारत नाम की जो संकल्पना है ये सबके लिए बहुत, अगर मैं कहूँ कि भारत का जो मिथक और ये जो शाश्वत इतिहास है बहुतों के लिए बड़ा आश्चर्य की चीज है कि इतना भौगोलिक वैशिष्ट्य, जाति, धर्म, तमाम तरह की चीजों का बिखराव, उसके बावजूद ये एक संकल्पना में कुछ चीजें कैसे एक आ जाती हैं। सुबह बात भी हुई थी चाणक्य के आर्यवर्त की, तो निश्चित रूप से बातें सिकंदर के आक्रमण, इन्वेजन से चीजें शुरू होती हैं, जहाँ पे विस्तार होता है, लेकिन इसके बावजूद ये जो 1000 सालों का जो इतिहास है, 1000 साल का इतिहास है, जो विभिन्न आक्रमणकारियों के खिलाफ हमारी जो लड़ाई है, एकजुट होने की जो लड़ाई है, यही शायद आपस में एक ग्लू की तरह, गोंद की तरह काम करता है। और जो आगे जब हम एक झंडे के नीचे आते हैं, एक अंग्रेजी झंडे के नीचे आते हैं, तो जाहिर सी बात है हम कहीं ना कहीं और नजदीक आने लगते हैं। और फिर जब ये सिनेमा आता है तो सिनेमा हमारी एक साझी राष्ट्रीय पहचान बनाने का काम करता है। इसलिए जब मेरे स्वर्गीय पिता मुझे बताते थे कि जब ये गाना आता था 1943 किसने क्या दूर हटो है दुनिया वालों, तो किस तरह से ऑडियंस में जो लोग होते थे वो खड़े हो जाते थे और पूरा का पूरा समूह जो है वो किस तरह से जोश में बदल जाता था। तो सिनेमा ने शायद वो ज्यादा प्रत्यक्ष कार्य किया, जिस कार्य की अपेक्षा तेजेंद्र शर्मा जी सुबह कह रहे थे कि क्या साहित्य ने भी इस तरह का काम किया है। तो सिनेमा ने निश्चित रूप से इस तरह का इसमें काम किया है, कथानक है, गीत संगीत है, अनेक प्रतीकों के माध्यम से वह अपनी बात को कहता रहा है। और बहुत सारी फिल्में, यानी दो तरफा लड़ाई है, साहित्य ने भी काम किया, सिनेमा ने भी काम किया, कि दो तरफा लड़ाई। एक तो अंग्रेजों के खिलाफ जो मोर्चाबंदी है, दूसरे हमारे भीतर, हमारे समाज के भीतर ही जो दुश्मन हैं, जाति प्रथा, गरीबी, तमाम इस तरह के जिसका जिक्र भारत दुर्दशा में करते हैं, उन सबके खिलाफ भी एक सामाजिक चेतना उठाने की जरूरत थी, जो कार्य हमारा सिनेमा, हिंदी सिनेमा या भारतीय सिनेमा करता है। 1946 में नीचा नगर आती है। नीचा नगर केतन आनंद की ठीक है, तो उनके फिल्माने और ख्वाजा अहमद अब्बास साहब ने इसको लिखा था। मैक्सिम गोर्की के लोअर डेप्थ का यह रूपांतरण है। तो जाति प्रथा, सामाजिक दुराव, यह सब वे विषय थे जिन्हें सिनेमा औपनिवेशिक
शासन के बरक्स के साथ साथ, बरक्स नहीं साथ साथ अभिव्यक्ति दे रहा था। तो मुझे लगता है कि हमारे हिंदी सिनेमा, क्योंकि बहुत सारी मैं बात करूंगी, स्त्री विमर्श तो मैं फिर से वापस आ जाती हूँ। तो 1915 में जो अहिल्या उद्धार फिल्म आती है, सन 2000 में फिल्म आती है लज्जा। वैदेही, जानकी, इसके तमाम उसमें अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। माधुरी दीक्षित उसमें एक पात्र है। अहिल्या उद्धार ले आप कि अहिल्या उद्धार की एक कथा है। वह नौटंकी की कलाकार है, सीता बनी हुई है, एंड शी रिफ्यूज कि मैं अपनी परीक्षा नहीं दूंगी, उससे पहले तुम दो। उससे ज्यादा जंगल में तो तुम घूमे हो, जंगल जंगल घूमे हो, मैं नहीं कहूँ, तुम भी दो। और ये आप सब जिन्होंने फिल्म देखी है, आपको मालूम है इसके उस कहने के बाद क्या होता है, कैसे सब चीजें उछल जाती हैं, इधर से उधर विकल्प सब आ जाता है। तो यह यात्रा स्त्री ने, वो जो स्त्री की जो ये यात्रा है, जो स्याह और सफेद इन दो रंगों में ही जिसका जिक्र विभावरी ने किया, उन स्याह और सफेद रंगों से अतिरिक्त हट करके भी उसके शेड्स को लाने का कार्य हिंदी सिनेमा या भारतीय सिनेमा करता है। तो ये जो प्राश्निकता है, स्त्री प्राश्निक होती है, क्यों? वाई